हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो यूनिट 5 हम पढ़ रहे थे डीएमई का डिज़ाइन ऑफ गियर। ओके, तो पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे डिज़ाइन कंसिडरेशन फॉर अ गियर ड्राइव। ठीक है, तो अगर आपको गियर को डिज़ाइन करना है तो कुछ टर्म्स आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग गियर का मटेरियल कौन सा यूज़ करते हैं वो देखते हैं। गियर का मटेरियल चूज़ करने के लिए आप गियर को कहाँ पे यूज़ कर रहे हो, सर्विस मतलब किस सर्विस के लिए गियर यूज़ कर रहे हो, कितने घंटे आप गियर को यूज़ करवाओगे। ठीक है, और उसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, ये सब आपको ध्यान में रखते हुए गियर की मटेरियल चूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो अब डिज़ाइन उसमें आता है आपका बीम, इसमें आपका गियर का स्ट्रेंथ भी देखते हैं। गियर में कौन कौन गियर का स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, फोर्स कितना लगेगा गियर पे, ये सब हम चेक करते हैं। ठीक है, तो डिज़ाइन कंसिडरेशन फॉर अ गियर ड्राइव, फर्स्ट है हमारा द पावर टू बी ट्रांसमिटेड, कितना पावर आपको ट्रांसमिट करना है उसके हिसाब से। द स्पीड ऑफ द ड्राइविंग गियर, जो ड्राइविंग गियर है मीन्स जो दूसरे गियर को ड्राइव करता है। ठीक है, दैट इज ड्राइविंग गियर, उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। द स्पीड ऑफ द ड्रीवन गियर की स्पीड कितनी होनी चाहिए। द सेंटर डिस्टेंस, दो गियर के बीच के सेंटर का कितना डिस्टेंस होना चाहिए, ये सब आपको ध्यान में रखते हुए गियर को डिज़ाइन करना पड़ता है। ठीक है, नाउ बीम स्ट्रेंथ ऑफ गियर टिथ, लुईस इक्वेशन। ठीक है, ये मैं आपको डेरिवेशन बता रहा हूँ। इस डेरिवेशन बताने के बाद लास्ट में एक सरप्राइज दूंगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ध्यान देना कि अच्छे समझ में आए। मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे समझाने की। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, एक गियर का टिथ लिया। ठीक है, गियर का टिथ लिया, ये अंडर कट डिज़ाइन दिया जहाँ पे हमारा मेन, क्योंकि गियर टच होगा एक दूसरे से तो अंडर कट हमारा फोर्सेस एक्ट होते हैं। तो एट दिस हमने एक डॉटेड लाइन से अंडर कट बनाया है। यहाँ पे हमारा आप देखोगे एक नॉर्मल लोड एक्ट हो रहा है। ठीक है, इस गियर के टिथ पे ये नॉर्मल लोड है। ठीक है, एक्ट हो रहा है एट दिस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे। और इस नॉर्मल लोड के कारण एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल कंपोनेंट हमारा एक्ट होता है। हॉरिजेंटल में डब्ल्यू आर और वर्टिकल में डब्ल्यू टी एक्ट हो रहा है। और एट पॉइंट एच, फ्रॉम हाइट एच, बेस से, गियर के बेस से हाइट एच पे ये सब लोड हमारा एक्ट हो रहा है। ओके, आपको थ्योरी पार्ट पढ़ते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। द बीम स्ट्रेंथ, मतलब हम यहाँ पे स्ट्रेंथ की बीम, बीम इसलिए नाम ले रहे हैं क्योंकि आप देखोगे, ये देखो ध्यान से देखो, ये गियर अपना, ये व्हील पे ये गियर का टिथ लगा हुआ है। तो ये कैंटिलीवर बीम के टाइप की तरह काम कर रहा है। ये एक तरफ फिक्स है, एक तरफ ओपन है, तो ये कैंटिलीवर बीम की तरह काम कर रहा है, इसलिए हमने ये बीम स्ट्रेंथ ऑफ गियर नाम दे रहे हैं। ठीक है, दैट इज लुईस इक्वेशन। द बीम स्ट्रेंथ ऑफ अ गियर टिथ इज डिटरमाइंड फ्रॉम द इक्वेशन नोन एज लुईस इक्वेशन, एंड द लोड कैरिंग एबिलिटी ऑफ द टूथ गियर आर डिटरमाइंड बाय दिस इक्वेशन गिव्स सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट। ठीक है, तो अगर आपको किसी गियर का स्ट्रेंथ पता करना है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उस पर कौन कौन से लोड लग रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको लुईस इक्वेशन का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ कंसीडर, अब डेरिवेशन चालू करते हैं। कंसीडर ईच टूथ हैज़ अ कैंटिलीवर बीम लोडेड बाय अ नॉर्मल लोड डब्ल्यू एन। ठीक है, डब्ल्यू एन इज माई नॉर्मल लोड। It is resolved into two component, that is tangential component, one of the tangential component, and the other one is radian component. WR is a radian component. Okay, acting perpendicular and parallel to the center line of the tooth respectively. center line आपका WT आपका पैरेलल हो रहा है और WR रेडियन परपेंडिकुलरली एक्ट हो रहा है एट पॉइंट ए पे। ओके, ध्यान देना। अब देखो, गियर को दूसरे गियर का टिथ आया, यहाँ पे टच हुआ। ठीक है, तो आप खुद सोचो, जैसे हमने टरबाइन में पढ़ा था, टर्बो मशीनरी के टरबाइन में पढ़ रहे थे, वहां पे तीन टाइप का हमारा फोर्स लगता है टरबाइन पे जब वाटर आके स्ट्राइक करता है, एक्सियल, रेडियल, टेंजेंशियल। तो आप देखोगे एक्सियल और रेडियल कोई काम का नहीं रहता। एक्सियल और रेडियल वर्क मतलब आपके टरबाइन को रोटेट करने में काम नहीं आता है। ठीक है, मेन जो हमारा काम आता था वो टेंजेंशियल फोर्स ही काम आता था, जो कि हमारे जो ब्लेड हैं या फिर हमारे जो टीथ के टेंजेंट पे लगा, वही तो ये देख रहे हो आप, पैरेलल मीन्स टेंजेंशियली फोर्स लगा तभी तो ये होगा, रोटेट होगा गियर हमारा। ये डब्ल्यू आर जो रेडियन फोर्स का कोई वो जो फोर्स है वो इसके बियरिंग्स पे रजिस्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो मेन हमारा यहाँ जो है डेट इज डब्ल्यू टी, टेंजेंशियल कंपोनेंट है हमारा, जो कि हमारे गियर को रोटेट करने में मदद करता है। ठीक है, now the tangential component W2T induce a bending stress which tends to break। अब जब आपका WT आपको गियर को रोटेट करने में मदद करता है तो उसके कारण
क्योंकि कैंटिलीवर बीम हम ये बोला कैंटिलीवर बीम की तरह काम कर रहा है, तो जब यहाँ पे लोड लग रहा है तो ये लोड होने के कारण इस कैंटिलीवर बीम इस गियर के टिथ में बेंडिंग होगा। तो ये हमारा जो बेंडिंग जो गियर में होता है उसका रीज़न है कि हमारा उस पर जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है उसके कारण हमारे गियर के टिथ में बेंडिंग का चांस होता है। ठीक है, सो the radial component WR induces a compressive stress of relatively small magnitude, therefore it affect on the teeth neglected। अब गियर जो ओमेगा आर है रेडियल कंपोनेंट, उसके कारण आपका जो गियर का है उसमें कॉम्प्रेसिव फोर्स लगा रहा है, क्योंकि ऊपर से लगा रहा है, कॉम्प्रेस कर रहा है गियर को। तो वो तो लोहा का है, मीन्स आयरन का बना हुआ, स्टील का बना हुआ, इतना कम कॉम्प्रेसिव होता है जिसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, मीन्स ओमेगा आर को हम निगलेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, नाउ बेंडिंग के लिए जो हमारे मेन यहाँ पे जिम्मेदार है हमारा जो फोर्स है, इट इज WT कंपोनेंट। ओके, नाउ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस एट द सेक्शन BC गिवन बाय दैट इज परमिसिबल वर्किंग स्ट्रेस, इसे परमिसिबल वर्किंग स्ट्रेस भी बोलते हैं, इट इज सिग्मा W इज इक्वल टू MY/I। तो आप बेंडिंग फ्रैक्चरल बेंडिंग इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे फॉर्मूला हमने पढ़ा था सिग्मा अपॉन Y इज इक्वल टू M/I इज इक्वल टू R अपॉन, ऐसे हमने पढ़ा था ना। वही फॉर्मूला, सिग्मा को मैंने यहाँ रखा, वाई को उधर ट्रांसफर कर दिया, तो सिग्मा W दैट इज परमिसिबल वर्किंग स्ट्रेस इज इक्वल टू MYI। ठीक है, वेयर M इज द मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट, M क्या है हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट, जिसका फॉर्मूला होगा WT इंटू हाइट। मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट ये WT इंटू हाइट इसलिए लिया क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे मूवमेंट इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इस पॉइंट से हम ले रहे हैं तो इस पॉइंट पे फोर्स कौन सा लग रहा है, दिस फोर्स WT इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस H। ठीक है, तो मूवमेंट क्या हो गया, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, नाउ WT क्या है, टेंजेंशियल लोड एक्टिंग एट टूथ, जो टेंजेंशियल लोड एक्ट हो रहा है दैट इज गियर के टूथ पे। H इज द लेंथ ऑफ टूथ। नाउ Y, आपका Y क्या है, हाफ द थिकनेस ऑफ टूथ, जो थिकनेस होगा टूथ उसका हाफ दैट इज T/2, एंड I इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर लाइन ऑफ द टूथ दैट इज BT/2 where B the width of the gear और thickness of the gear का Q/2 that is the moment of inertia। ठीक है, okay, now substitute the value of M। नेक्स्ट है हमारा सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ M, Y एंड I इन इक्वेशन 1। तो M था हमारा, M की जगह पे हमने मूवमेंट WT इंटू H पुट किया। ठीक है, Y की जगह हमने T/2 पुट किया, I की जगह पे BT/2 पुट किया। तो इससे फॉर्मूला हमारा जो आएगा दिस। नाउ अब जो हमारा जो लोड लग रहा था, जो टेंजेंशियल लोड टेंजेंशियल फोर्स है वो कितना था, उसकी स्ट्रेंथ क्या, दैट इज सिग्मा। WT को हमने इधर रखा, बाकी सबको टर्न किया, परमिसिबल स्ट्रेस इंटू विड्थ ऑफ द गियर इंटू थिकनेस ऑफ द गियर इंटू 6 और इंटू हाइट ऑफ द गियर। ठीक है, गियर टिथ। ठीक है, तो ये हमारा मेन वर्किंग स्ट्रेंथ निकल के आता है। ठीक है, उसके बाद कंडीशन एक और बनता है, इन दिस एक्सप्रेशन T एंड H आर वेरिएबल। ठीक है, अब अलग अलग गियर के लिए उसका थिकनेस, गियर के टिथ का हाइट अलग अलग होता है। ठीक है, तो फॉर दिस कंडीशन हम T को लेते हैं X इंटू PC और H को लेते हैं K इंटू PC, डेट इज PC इज सर्कुलर पिच, क्योंकि अलग अलग पिच पे, क्योंकि कभी T आपका अलग अलग गियर के लिए उसका थिकनेस भी चेंज हो सकता है, गियर के टिथ का चेंज भी वो भी चेंज हो सकता है। देयरफॉर हमने T को X से मल्टीप्लाई कर दिया, X क्या है कांस्टेंट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, कि हमने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया ताकि अगर गियर का कुछ चेंज है, ये तो स्टैंडर्ड फार्मूला हमारा WT जो आया है स्टैंडर्ड फार्मूला आया हुआ है। ठीक है, अब देखो, अब हमने टी से के साथ इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया ताकि कुछ चेंजेस हो तो उसको हम इसमें इंटू कर सकें। ठीक है, और हाइट इज इक्वल टू K इंटू PC वेयर K, X एंड K आर द कांस्टेंट, देयरफॉर W2, अब जहाँ पे हमारा T और H है वहाँ पे हम X इंटू PC और K इंटू PC पुट कर देंगे, तो WT इज इक्वल टू सिग्मा W B, T की जगह पर हमने X पुट किया, T की जगह पे ये पुट किया तो T स्क्वायर था हमारा, तो X स्क्वायर PC स्क्वायर अपॉन 6, H की जगह हमने KPC पुट किया, PC से PC कैंसिल, सिग्मा WB इंटू PC इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 6K, मेन फॉर्मूला ये आया। नाउ एक्स स्क्वायर अपॉन 6K ये एक अनदर कांस्टेंट है जिसे हम Y बोलते हैं। ठीक है, देयरफॉर WT का जो मेन फॉर्मूला स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आ रहा है वर्किंग स्ट्रेंथ का, वर्किंग लोड का, इट इज सिग्मा B परमिसिबल वर्किंग स्ट्रेस, width of the gear, circular pitch of the gear and Y is another constant। ठीक है, और देखो सर्कुलर पिच PC क्या होता है, सर्कुलर पिच PC इज इक्वल टू पाई M होता है, और पाई M मॉड्यूल, M फॉर मॉड्यूल, देयरफॉर मॉड्यूल D/T, कैपिटल D/T,
देयर फ्रॉम यहाँ लिख सकते हैं पीसी की जगह पे पाई एम। तो ये फॉर्मूला हमारा मेन जो डेवलप हुआ वर्क लोड के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, ये आया। अब देखो इसमें आपको स्ट्रेस वर्क मटेरियल दिया है, तो मटेरियल के डिज़ाइन डाटा बुक में अगर मटेरियल दिया हुआ है तो मटेरियल देख के उसका ये स्ट्रेस निकाल लो। लास्ट पेज पे, लास्ट 10 पेज में मिल जाएगा उसके अंदर उस मटेरियल के लिए उसका परमिसिबल स्ट्रेस इतना होता है। विड्थ ऑफ द गियर क्वेश्चन में दिया होगा, मॉड्यूल क्वेश्चन में दिया होगा, और वाई नहीं दिया होगा। तो वाई के लिए एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। वाई के लिए वाई द क्वांटिटी ऑफ वाई इज नोन एज लुईस फॉर्म फैक्टर। जो वाई क्या है, लुईस फॉर्म फैक्टर है, और टूथ फॉर्म फैक्टर, और इसे हम टूथ फॉर्म फैक्टर भी बोलते हैं। वेयर डब्ल्यू टी इज द बीम स्ट्रेंथ ऑफ द टूथ, डब्ल्यू टी इज द बीम स्ट्रेंथ ऑफ द टूथ, एंड द वैल्यू ऑफ वाई इज 0.124 माइनस 0.684 अपॉन टी। स्टैंडर्ड है फॉर 14 1/2 डिग्री कंपोजिट फुल डेप्थ। मीन्स आपका जो टिथ का है बता रहा, टिथ का डेप्थ बता रहा कितने डिग्री पर टिल्थ है ये सब, उसके लिए वाई ए लेंगे। अगर 20 डिग्री फुल डेप्थ इन्वॉल्यूट टिथ सिस्टम है तो उसके लिए वाई ए लेंगे। अगर 20 डिग्री स्टब सिस्टम है तो उसके लिए वाई की वैल्यू ये लेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। ओके, हाँ तो सब इस लेक्चर में इतना ही। बीम स्ट्रेंथ ही हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम और डिस्कस करेंगे। ओके, तो सरप्राइज़ ये था कि आपको जो बीम स्ट्रेंथ का ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, बीम स्ट्रेंथ का ये जो फॉर्मूला है, और इसमें आपको कैसी ये वैल्यू याद होगी अलग अलग के लिए, और जो वाई की ये वैल्यू है ये आपको डिज़ाइन डाटा बुक में मिल जाएगी। तो इससे पहले जो मैंने डिज़ाइन डाटा बुक पे लेक्चर बनाया था उसमें स्पेशली मैं इसको दिखाया था कि देखो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आपको ये डेरिवेशन मैंने इसलिए बताया ताकि आपको उसका कॉन्सेप्ट, इसका थ्योरी समझ में आ जाए, किसको क्या बोलते हैं, हम क्यों यूज़ कर रहे थे, ताकि एग्जाम में हमें जैसे दिखे तो हमें समझ में आ जाए अच्छा ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ही हमको यहाँ यूज़ करना है इस न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, मेन था ये। बाकी अदरवाइज आपको ये इतना डेरिवेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम में डेरिवेशंस नहीं देते, न्यूमेरिकल्स या थ्योरी देंगे। बहुत बाई चांस अगर लक खराब रहा तो आपको डेरिवेशन मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलता है। डिज़ाइन डाटा बुक में ये फॉर्मूला भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यही था हमारा सरप्राइज़। तो कोशिश करना समझ के पढ़ने की। डिज़ाइन डाटा बुक कब तक साथ देगा, जब तक एग्जाम में आप पास होने के लिए यूज़ कर सकते हो, बट नॉट फॉर कॉन्सेप्ट। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट।